शायद यही वो खाली मैदान होगा, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है मुझे? बधाई हो भीमराव कि तुमने हमारा प्रस्ताव मान लिया। अब तुम्हें कोई गद्दार नहीं कहेगा, और तुम्हें ये भी नहीं देखना होगा कि तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे परिचित के लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़े। देखिए, मैंने बहुत सोचा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, और अगर ये एक ही तरीका है जिससे आप मुझे गद्दार नहीं कहेंगे तो माफ कीजिए, मुझे ये तरीका मंजूर नहीं है। मैं आप सबके साथ शामिल नहीं हो सकता। फिर चाहे आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी करेंगे, मैं उस सब से लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर हमारी क्रांति के लिए तुम्हारी भी आहुति देनी पड़ेगी। और बिना रक्त के क्रांति कैसी? मतलब आप ये क्या कर रही है? छोड़िए, छोड़िए आप। अरे नहीं नहीं, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब एक सच्चे योद्धा है ना? मुझे बेवजह मारकर आपकी आजादी की लड़ाई पर कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? बेवकूफ भीमराव, ये सारे सच्चे क्रांतिकारी नहीं हैं, बस तुम्हें मारने के लिए क्रांतिकारी बने हैं। छोड़िए मुझे। भीमराव, तुम्हारी गद्दारी की सजा अब मिलेगी। और सजा मिली जाएगी तुम्हारी जान। ये लोग कहां से आ गए यहाँ? रमा, तुम यहाँ कैसे? इन्होंने आके मेरे पति को चिट्ठी दी थी, और मैंने जो जो बताया इन्होंने ही किया है सब। हम सब हिंदुस्तान के मूल्यों का सम्मान करते हैं, और जो हिंदुस्तान के मूल्यों का सम्मान नहीं करता वो क्रांतिकारी नहीं हो सकता। तुम लोग क्रांतिकारी नहीं हो। नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। तुम लोग किस क्रांतिकारी समूह के लिए काम करते हो? बोलो, चुप क्यों हो? पकड़ो इनको। ये लोग क्रांतिकारी नहीं हो सकते। इन्होंने हमारी लड़ाई और नाम के साथ विश्वासघात किया है। अब इस रमा ने इस प्लान का भी गुड़ गोबर कर दिया। आपके हर बुराई का अंत ये रमा ही करेगी। वैसे क्या देख रहे? सच कह रही हो, और ये भी सच कह रही हो कि उन गुंडों को नकली क्रांतिकारी बनाकर आपने ही भेजा होगा ना? देखो रमाबाई, ऐसा है कि जानते हैं आप, क्रांतिकारियों के साथ साथ इस देश को भी बदनाम कर रहे हैं आप।
क्रांतिकारियों को बदनाम करते हो, हैं? आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे दादा, ऐसा मत कीजिए काका, सुनिए। अरे जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा इन्हें। चलिए। नहीं, अस्पताल नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अगर अस्पताल गया तो अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाएगा। उन्हें पता चल गया तो क्या हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इनके घाव का करेंगे क्या? घर ले चलते हैं घर। पापा को पता है जब डॉक्टर नहीं होते तो क्या करना है। चलिए चलिए, उठाइए, चलिए, उठाइए। दरोगा साहब, ये है क्रांतिकारी, ये हैं वो लोग जिन्होंने क्रांतिकारी की सहायता की। गिरफ्तार करिए इन्हें। गिरफ्तार करो सबको। क्या कर रहे हो आप? दूर चलो सब लोग। अरे दूर चलो। सबसे बकवास किए जा रहे हो कि कानून सबसे बड़ा है। मैं तो यहाँ अपना इलाज कराने आया था, तुम लोगों का भाषण सुनने नहीं। अब मैं ठीक हो गया और तू मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। बाबा, और अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पति को छोड़ दीजिए। चुप कर। हमने तो सोचा था कि तुम सब हमारे शुभचिंतक हो, लेकिन नहीं। पुलिस के आने की खबर मिली, लेकिन तुम सबने हमें भागने नहीं दिया। क्यों? तुम्हें लगा कि पुलिस हमें गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। और राम जी, तुमने तो फौज के साथ अपनी अच्छी निष्ठा निभाई है ना। इसका बदला मैं लूंगा राम जी, इसका बदला मैं लूंगा। चलो साथियों। छोड़ दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए। दरोगा साहब का साथ दिया था तो सबने, हैं? अब दरोगा साहब को बोलो भीम को बचा ले। चलो दूर हटो सब लोग। राम जी दूर हटो, नहीं तो इसका गला घोट दूंगा अभी। चलो बाबा, हट चलो। चलो साथियों। अरे छोड़िए मुझे। तू मुझे बाहर निकालेगा। सुनिए, दरोगा साहब, इसलिए आए थे हम यहाँ। आपकी आंखों के सामने से लेकर गया है वो भीमराव को। अब कम से कम राम जी, पुरंजन, मंगेश, ये तीनों यहाँ हैं। इन्हें गिरफ्तार करके लेकर चलिए। चलिए। कैसे? कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, कैसे गिरफ्तार करें? साफ साफ दिख रहा है इन्होंने चाकू की नोक के दम पर अपना इलाज कराया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इसमें राम जी और भीम का दोष नहीं। किस आधार पर नहीं गिरफ्तार किया? चलो। जोशी जी, आपको और मुझे ही पता है बस कि उन क्रांतिकारियों ने नाटक किया था ताकि मेरे पति बच सके। और अब कुछ नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले से बड़े बचाने वाले होते हैं। जैसे यहाँ सबकी निष्ठा बच गई। जाइए यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए। ये
अपने माफ करना भीमराव, हमारे पास तुम सबको बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हमें सब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा। और अपने बाबा को हम सब की तरफ से शुक्रिया कहना। हमारे लिए तुम गद्दार नहीं हो भीमराव। तुम अपने घर चले जाओ और हम लोग भी इस जंगल के रास्ते निकल जाएंगे। एक वादा करो भीमराव, वादा करो कि जो रास्ता तुम्हें सही लगेगा उससे तुम आगे देश की सेवा करते रहोगे। वादा करो भीमराव। मैं वादा करता हूं, मैं अपने तरीके से उम्र भर इस देश की सेवा करता रहूंगा। चलो रुको। आनंद, भीमराव हमारे लिए गद्दार नहीं है। और जो तुम हाथ में ये वर्दी लिए हो ना, इससे तुम हमारे लिए दुश्मन बन गए हो। और हम अपनी दुश्मनी अच्छे से निभाएंगे। चलो। कल सुबह पहला दिन है मेरा फौज में। भीमराव, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कल जिस क्रांतिकारी से तुमने वादा किया था कि तुम देश की सेवा करोगे, उसे कल रात अंग्रेजों की फौज ने घेर कर मार दिया। क्या? चलिए। रो मत बेटा, तेरे बाबा शहीद हुए हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेज की सैनिकों की गोली हंसते हंसते खाई है। यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को। अब हमें भी मारने आए हो। जाओ यहाँ से। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ? बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? आपने गोली मारी थी ना? हाँ? बोलो, बताओ। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए मातम मनाने? जाओ यहाँ से। उसकी मृत्यु भी उसके जीवन जितनी महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल है।
मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं। और ये सब ऐसे ही लोगों में था। डर, हिंसा से आप सदैव के लिए विजेता नहीं हो सकते। अगर अंग्रेजों को लगता है कि वो इस तरह डरा करके इस देश पर हमेशा कब्जा कर पाएंगे तो वो गलत सोचते हैं। शाश्वत तो अहिंसा है, प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम है वही अमर है, वही विजयी है, वही बलवान है, और अंत में उसी की जीत होगी। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल। मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं मर सकते। आपने गोली मारी थी ना, बोलो, बताओ। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए मातम मनाने? इसकी मृत्यु भी इसके जीवन जैसी ही महत्वपूर्ण है। जीवन जैसे मृत्यु भी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को। अब हमें भी मारने आए हो। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ, बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? भीम, तुम इस समय यहाँ? गुरुजी, ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ समझना है। क्या बात है भीम, क्या हुआ? गुरुजी, आज तक जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ समझाया है वो जीवन सार्थक करने की बातें करते थे, लेकिन आज पहली बार किसी को यह कहते हुए सुना है कि जीवन के साथ साथ मृत्यु भी सार्थक हो सकती है। कैसे? बैठो, बैठो भीम। भीम, ये तो आवश्यक नहीं है ना कि हर प्रश्न का उत्तर केवल कुछ पंक्तियों से ही दिया जा सकता है। लेकिन गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कैसे? भीम, जीवन की बारीकियों को समझने से मिलेगा, भटकने से प्राप्त हुए अनुभवों को जोड़ने से मिलेगा। भीम, तुम्हें भी अपने मन में उठने वाले जटिल सवालों के जवाब के लिए भटकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। गुरुजी, बचपन में अंबेडकर गुरुजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन इस भटकाव का रास्ता मिलेगा कहाँ? चलो। कहाँ? चलो तो। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। क्या प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था कि मृत्यु जीवन से भी ज्यादा सार्थक कैसे हो सकती है? कल इसी समय पर आना, फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी देर यहाँ बैठ के मैंने इंतजार किया कि आप अभी जवाब देंगे, बाद में देंगे, अभी बोल रहे हैं कल आना। आज आप बताने लायक नहीं हैं। बताने लायक नहीं हूँ मतलब? बस अभी सही समय नहीं आया। उत्तर चाहिए तो कल फिर आना। और हाँ, मैं कल यहाँ नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ मिलेंगे? जहाँ खोज लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खोज लो मतलब? आप यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ये भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, नहीं बताना है आपको उत्तर तो कोई बात नहीं, आप साफ साफ कह दीजिए। मेरा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। अब जो समझो, लेकिन अभी आपको जाना चाहिए। गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? साधु है ना ये? क्रोध आ रहा है तुम्हें?
पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। फिर शांत चित्त से आना, उत्तर अवश्य दे दूंगा। बकवास कर रहे। कोई भी व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे पा सकता है? बोलिए। जरूर पा सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। भीम, मुझे भी अभी चलना चाहिए, मैं चलता हूं। हिमराव, कल भी आओगे प्रवचन सुनने? पढ़ाई छूट गई तो क्या बाबा बनोगे? कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए थे आप? हाँ, कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं कितनी परेशान हो रही थी पता है? हाँ, मैं भी परेशान ही था, इसीलिए बिना बताए चला गया था। परेशान थे तो बताते ना, बिना बताए चले जाना सही था। वैसे तो सही गलत की बड़ी समझ है, लेकिन पति पत्नी के बीच जब समझदारी की बात आती है तो बुद्धू बन जाते हैं। बताइए ना, कौन सी परेशानी थी? नहीं, इतना कुछ नहीं था, घर चल के बात करते। घर तो चलूंगी ही, लेकिन पहले परेशानी तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं था रमा, घर चलो। क्या छुपा रहे आप? और क्यों छुपा रहे? कुछ हुआ है तो बताइए। क्यों इतनी बहस कर रही हो तुम? चलो ना घर। क्रोध आ रहा है तुम्हें, पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। रमा, घर चल के बात करते हैं ना। डांट लिया, गुस्सा कर लिया ना? जा रही हूँ मैं घर, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। रमा, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा लगा कि तुमने वापस जीना सीख लिया। वाह, क्या बात है। पहले रमाबाई ने अपनी जूता चप्पल की दुकान मेरी जूता चप्पल की दुकान को देखकर खोली थी, और अब जनार्दन के चाय की दुकान को देखकर मंगेश ने अपनी चाय की दुकान खोल ली। और नौटंकी किसकी है? तो बस राम जी और उसके घर वालों की। हाँ हितेश बाबू, सही कह रहे हो तुम। इन्होंने मेरी देखा देखी दुकान खोली है और अब मेरी रोजी रोटी पर भी लात मारना चाहते हैं। जनार्दन, रोजी रोटी तो मेहनत और लगन से कमाई जाती है, और तुम्हारी रोजी रोटी इनके दुकान खोलने से नहीं छिन जाएगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ और इनकी मेहनत इनके साथ। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा, सीधी सी बात है। देखा था कितना कमाते हैं ये लोग। ए जोखू, हम तुमका चुनौती देते हैं कि अपने नई लुगाई के संग ना दुकान में जितना जोर लगाए के है लगा लो, लेकिन अब हमारी चाय की दुकान ना तुम्हारी कपड़ा धोया इस्त्री के दुकान से
ज्यादा चली। देख ले बे। हाँ हाँ देख लेना। फुलिया जी, ये सब छोड़िए, दुकान उद्घाटन की खुशी में सबको चाय पिलाइए। अब वही पिलावत है। इस घर में रहने से लाख गुना अच्छा है कि इस घर से दूर रहा जाए और बस घर वालों की याद में ही आया जाए। लक्ष्मी, तुम्हें बड़ों से ढंग से बात करने नहीं आती है, इसलिए अच्छा होगा कि चुप रहो। बुआ जी, मैं आपसे बात करने ही नहीं आई थी, मैं तो इनसे बात करने आई थी। अंदर चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। किस तरीके से बुआ से बात कर रही हो तुम? ढंग नहीं है बात करने का? कोई ढंग वंग नहीं, अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप कीजिए। बहुत सुन लिया आप सबका। लक्ष्मी भाभी, आप ये बुआ और आनंद भैया भीम भाऊ, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मेरे पति से कहती हूँ कि बेटों को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हैं, आपके पति गलत हैं। सुन लिया? और लोगों से पूछवाती हूँ। चलिए बात तो सुनो। जब तक आप मुझे सही नहीं समझते, मैं और लोगों से पूछवाती हूँ आपको। जीजाबाई घर चलो। इनसे भी पूछवाती हूँ। भाऊ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपने पति को बोलती हूँ बेटे को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं। और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप गलत हैं। देखिए भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आप गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। आज जो बौद्ध भिक्षुक मिले थे वो भी यही कह रहे थे। बौद्ध भिक्षुक और आप अपने उसूल अपने पास रखिए। ये मसला मेरे और मेरे पति के बीच का है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपको ना ये चुनना ही पड़ेगा, या तो आपकी पत्नी या तो आपके घर वाले। अंदर जाओ तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आज से मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे। दीदी, ये कौन सा तरीका है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे आनंद भैया? रमा, तू चुप रहे। तूने अपने पति को अपने हिसाब से समझा दिया ना, तो तू जो जो कहती है वो वही करते हैं। तो फिर आज मैं इन्हें अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है भाभी। देखिए, आप दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, ऐसे अपने हिसाब से दूसरे को चलने के लिए कहना ये गलत है। वो चलेंगे, उन्हें चलना पड़ेगा, और मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। चलिए आप, चलिए। नहीं, आप सही हो, आपके पति गलत है। सुना आपने? मैं अकेले गलत हो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोग आपको गलत कह रहे हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते ना? जरा सोचिए, ये लोग तो आपके घर वाले भी नहीं हैं। मैंने कभी आपको वश में करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, ये कोशिश हरदम की है कि घर अच्छे से चल सके। मुझे भीम की पढ़ाई से एतराज है, क्योंकि वो कमाता नहीं है। आप और आनंद जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमा कर लाते हैं ना, उससे घर नहीं चलता। और जब घर अच्छे से ना चले, तो उस घर के मर्दों से ज्यादा औरतों को सहना पड़ता है। जिस तरह आप हर बार भीम के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हर बार मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। आप अपनी जगह हमेशा सही होते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह हमेशा गलत नहीं होती। थोड़ा समझिए आप।
थक चुकी हूँ मैं ऐसे जीते जीते, थक चुकी हूँ। कभी तो मेरे पति बनकर सोचिए। पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। अब बताइए मुझे, मृत्यु जीवन जितनी सार्थक कैसे होती है? इस संसार में ऐसा क्या है जो हर जगह है? सर्वम दुखम भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया यह पहला सिद्धांत था। इसका तात्पर्य होता है संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। तो फिर इस दुख का निवारण क्या है? पहले दुख को महसूस करो, अपने नहीं परायों की। फिर निवारण का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। चलता हूं। जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना, कहीं मिल जाएंगे। सर्वम दुखम भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया यह पहला सिद्धांत था। संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। तुम्हें पता है, मैं और जोखू जी आज साथ में घूमने जा रहे हैं। तुम तो उन्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा मैं ही उसे दे दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। पता है नूतन, पहले हम सोचते रहे कि जोखू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके माँ बाप अच्छे नहीं। बहुत बाद में हमके जाके पता चला कि हमारे सास ससुर तो बहुत सज्जन रहे, लेकिन जोखू अच्छा बेटा नहीं बन पाया। क्या पता जोखू अच्छे बाप ही बन जाए। चलो नूतन। फुलिया जी, जो आदमी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक अच्छा पति नहीं बन पाया, वो भला एक अच्छा बाप क्या बनेगा? ढंग से बात कर, समझा ना? ढंग से ही बात कर रहा हूँ। कम से कम तुम तो मत ही सिखाओ मुझे। जाओ, खुशी खुशी जाओ। चलिए। चल। क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई। पढ़ाई? कौन सी जात के हो? जी छोटी जात के। छोटी जात के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पढ़ाई करने की? हमारी जात के भीमराव ने भी पढ़ाई की है, मैं भी पढ़ूंगा। पढ़ाई करेगा, किताबें ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कहाँ से? चलो। तू भी पढ़ाई करेगा? छोटी जात का होकर पढ़ाई करेगा तो? अपा बत्र कर दिया मेरा इस रास्ते को। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? कौन से जात का है तू? तू भी छोटे जात का है ना? चल दूर रह। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। नहीं करना देगा? दूर रह, नहीं तो मार डालूंगा तुझे।
तू छोटे जात का है ना, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है तुझे। ये ऐसा मत कीजिए। अभी बताता हूं मैं। ये मत कीजिए, किताबें जल जाएगी वो। बहुत शौक था ना भीम भाव को पढ़ाई करने का। लो, अब पढ़ लो। अब अपनों से ही लड़ना है तो पूरी तरह से लड़ेंगे। हाय, अब जो होगा सो होगा। भीम की किताबों को जलते हुए देखकर कितना सुकून मिल रहा है ना। हाय। भीम, क्या हुआ भीम? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भीम? क्या मिला आपको उनकी किताबें जलाकर? बोलिए ना, क्या मिला? किताबें जला दी, ये बात सबको बतानी चाहिए। क्या करूं अब मैं? जीजा भाई और लक्ष्मी ने भीम की सारी किताबें जला दी। हाँ, तो मजा लेना है तो चलो राम जी के घर। अरे हितेश बाबू, ये सही नहीं है। अरे तुमको सही गलत क्या लगता है? चलना है तो चलो, ना तो अपना धंधा करो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं, रुक जाओ। अंदर जाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम हमें रोकोगे? हाँ, मैं रोकूंगा। अरे तो मैं कहाँ मारा जा रहा हूँ अंदर जाने के लिए? मुझे तो बस जीजाबाई से कहना है, उसने भीम की किताबें जलाकर बिल्कुल सही किया। अरे कभी किसी किताब को छुआ है जिंदगी में जो तुम्हें समझ आएगा? अरे डलिया अम्मा, आप कौन सी पढ़ी लिखी है तो हमें पढ़ाई का महत्व बता रही है? हाँ हाँ, नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी, लेकिन तुझ जैसे अनपढ़ और पढ़े लिखे भीम को देखकर पढ़ाई का फर्क समझ आता है मुझे। पता नहीं डलिया अम्मा, भीम और उसकी पढ़ाई ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है कि हमेशा हम लोगों से भिड़ते रहती हो। हाँ हितेश भाऊ, भीम को जादू तो आता ही है, तभी तो आप लोग काम धंधा छोड़कर यहाँ खड़े हैं। ये आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? अंदर जाओ, तमाशा तो अंदर चल रहा है, जाओ। बुआ, इन लोगों को क्या मिला ये सब करके? इन लोगों को पता है ना कि इनके लिए इनकी किताबें क्या मायने रखती है। रमा, रोना मत और गुस्सा भी मत करना। गुस्से पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी होता है। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? उन्होंने आपकी किताबें जलाई है। मुझे जला देते, घर जला देते, लेकिन किताबें क्यों जलाई?
वो दीदी है, आई है तुम्हारी, उनके बारे में ऐसी बात करना भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये सब क्या हो रहा है? रमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? भीम की किताबें जला दी हमने, इसलिए बुरा लग रहा है रमा को। भीम की किताबें जला दी? हिम्मत कैसे? बाबा, जब तक इस घर में किताबें रहेंगी भीम बाबू कमा नहीं पाएंगे और फिर इस घर में रोज रोज झगड़े होंगे। आप यही चाहते हैं? लक्ष्मी, ये तरीका है बाबा से बात करने का? लाज शर्म सब कुछ फेंक दिया गया तुमने। जीजा भाई, तुम अपने साथ साथ अपने बहू को भी बर्बाद कर रही हो। नहीं बाबा, बल्कि आई अपने साथ साथ अपनी बहू को हिम्मत दे रही है इस घर के लोगों को पटरी पे लाने के लिए। हाँ, और इससे पहले तो हमारा परिवार पटरी पे था ही नहीं। तुम हद पार कर रही हो लक्ष्मी। हाँ, कर रही हूँ। और अगर मैंने हद पार कर दी तो क्या करूँगी आप? लक्ष्मी भाभी, एक तो आपका यह तरीका सही नहीं है आनंद भाई और बाबा से बात करने का। ये भाषा आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है और ऊपर से आपकी और इनकी ये अमर्यादित हरकतें हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। भीम बाबू, आप अपनी मर्यादा अपने पास रखिए। और आपको पता है सबसे बुरा क्या होता है? सबसे बुरा होता है किसी इंसान का आपकी तरह निकारा और निकम्मा होना। रमा, तुम्हें वो गहना नहीं बेचना चाहिए था। शंकर, तू बाहर जाके खेल जा। इन किताबों को खरीदने में मेरे प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी आई की एकमात्र निशानी थी वो। मैं बेच आई, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या जरूरत थी रमा? कुछ दिन मेरे पास अगर किताबें नहीं रहती तो क्या हो जाता? तुम रोना मत। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाते मैं किताबें खरीद लेता ना। एक औरत सबसे ज्यादा खुश तब होती है जब उसका पति उसके सामने खुश रहता है। और आपकी खुशियां इन किताबों में बसती है। मेरी जब से शादी हुई है तब से समय जोड़ लीजिए, जितना समय आपने मेरे साथ गुजारा होगा उससे कई गुना ज्यादा आपने किताबों के साथ समय गुजारा है। इसलिए मैं खुद को आपसे दूर कर सकती हूँ, लेकिन इन किताबों को आपसे दूर नहीं कर सकती हूँ। नहीं रमा, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। और हाँ, बाहर तुमने अपनी सास के साथ जिस तरीके से बात की, वो भी सबके सामने, वो तरीका गलत था। कभी कभी गुस्से में आ जाती हो तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मैं इसे माफी मांग लूंगी। आई रमा तो फिर किताबें लेके आ गई।
हाँ तो क्या हुआ? गहना तो एक ही था ना, वो तो बेच कर आ गई। अब जब कल बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसके पास गहना ही नहीं होगा बेचने के लिए। ये सोचकर खुश हो जाओ लक्ष्मी कि हमने रमा से उसका मजबूत सहारा छीन लिया। तो फिर आई कुछ मीठा बना ले, लग गया है तो खुशियां भी बन जाएगी। बना लो। और लक्ष्मी, किताबों का क्या है, जलाकर राखी तो बनानी है, फिर से जला देंगे। आई अभी तो बोल दिया, लेकिन दोबारा सोचिएगा भी मत। मैं बाहर आपसे जिस तरीके से बात की वो सही नहीं था, इसलिए माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे पति की किताबें जलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी नहीं तो? क्या अच्छा नहीं होगा? बोलो, क्या अच्छा नहीं होगा? मैं मेरे पति की ढाल हूँ, लेकिन बदतमीज नहीं हूँ। जिया जी, एक बात तो मानना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी चाय का दुकान चलाना सीख गई हैं। पता है, सतारा में अगर कोई हमसे उधार मांगता था ना, तो हम ग्राहक को भगा देते थे। ग्राहक को भगा देते रहे। तो बहुत कमाल हो। कमाल तो है ये ना फुलिया। वैसे तो बहुत कहती रही कि हम अपने पति के बिना एक तो क्षण न रह पाएंगे। अब देखो यहाँ पराये मर्द के साथ हंसी ठिठोली चालू है। बेशरम औरत। देखो, अरे जब फुलिया जी तेरी पत्नी है ही नहीं तो कुछ भी कर, तुझे क्या फर्क पड़ता है? जाकर अपना काम करो, जाओ। ए फुलिया, ज्यादा नाटक न करो। हाँ, हम सब खूब जानत हैं, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमका कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपन नई मेहरारू के साथ बहुत खुश हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ चाय बांटो, हम तो एक हाथ के बनी मस्त चाय पियेंगे। चल नूतन। अरे फुलिया जी, आप रो क्यों रही हैं? इनका हमारी हंसी दिख जाते है, हमारी ठिठोली दिख जाते है, लेकिन हमारा प्यार नहीं दिखता। चाहते क्या थे हम? काकी, माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपके चावल का नुकसान हुआ। वैसे नरोत्तम भाऊ, ये चावल फेंकने वाली मान्यता हमें भी पता नहीं थी। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे पता होगा? ऐसी कोई मान्यता होगी तब तो तुम लोगों को पता होगा। पता है, दरअसल धर्म एक डरावना हथियार है। किसी के भी सामने धर्म से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप शुरू कर दो तो सांसें अटक जाती हैं। और फिर चावल चावल तो हमारे हर पूजा पाठ, जादू टोने में काम ही आता है, इसलिए चावल का प्रयोग की। देखना, उस रमा की भी सांसें अटक गई होंगी। रमा, इस तरह से चावल फेंकने से कुछ नहीं होता। नहीं तो अंग्रेजों के मुंह पे चावल फेंक के क्रांतिकारियों ने देश आजाद कर लिया होता। कोई ऐसे चावल फेंक के बैरिस्टर बन गया होता। सबके पास नौकरी होती, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाता, फिर ये हर जगह दुख रहता ही नहीं ना। ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि तुमने अपना गुस्सा नियंत्रित कर लिया और अपनी गलती भी सुधार ली। वो क्या है ना,
आपका ख्याल आता है गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा, कैसे? पता नहीं, काम ढूंढ के आऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है। कहाँ काम ढूंढूं? और रोज ऐसे खाली हाथ तो घर नहीं जा सकती हूँ। इन्हें तो वकील साहब के यहाँ ही काम करना। इन्हें काम ढूंढने में वक्त लगा तो लगा, लेकिन मुझे कहीं तो काम करना चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। जब उम्र ज्यादा हो गई है तो मर क्यों नहीं जाती आप? रोज रोज का बस यही नाटक है आपका। बर्तन बैठ के करने होते हैं और झुको तो घुटने में दर्द होती है। इस उम्र में तो क्या उम्र करती रहती है आप? अगर दुकान नहीं चलेगी तो खाना क्या खाएगी आप? जल्दी जल्दी कीजिए सब, मैं शाम को सीधा घर पे मिलता हूँ। इस तरीके से तो आप क्या नहीं भी आपका बचपन में नहीं डांटा होगा। जिस तरीके से आज आप इन्हें डांट रहे, इनके घुटनों में दर्द दे रहा है और इनकी दवाई लाने के बदले आप इनकी कलेजा छीलनी कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। अम्मा, मैं आपके बर्तन साफ करती हूँ। बस एक दिक्कत है। क्या? मेरी जात छोटी है। देखो भीमराव, समझदार हो, लेकिन बहुत ही छोटे जाति के हो, और मैं किसी भी छोटी जाति के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। देखिए सर, हर कोई मुझे जात के नाम पर नकारता रहेगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दफ्तर में किसी भी चीज को मैं छूऊंगा नहीं। अगर जरूरत पड़े तो दस्ताना पहन के हाथ लगाऊंगा। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन नौकरी पर रख लीजिए सर। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर सकते हो, लेकिन मेरे दफ्तर में तुम्हारे जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी बैरिस्टर की यहाँ ही ढूंढी है, वही सही है। ये तो नहीं हो सकता सर। काम करूंगा तो बैरिस्टर के यहाँ ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। फिर ढूंढते रहो, यहाँ कोई काम नहीं देगा तुमको। भीमराव, तुम्हारा नाम भीमराव है ना? जी। तुमने मेरे साथ काम करने के लिए मेरे दफ्तर में आवेदन किया था? हाँ, लेकिन उस आवेदन में ये नहीं लिखा होगा कि इसकी जाति क्या है। देश पांडे साहब, ये देखिए, ये है इनका आवेदन पत्र। इसमें जाति भी लिखी है, देख लीजिए अच्छे से। हाँ तो भीमराव, तुमने सोहम जी के साथ में कुछ दिनों काम किया था? जी सर। बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अगर उन्होंने तुम्हें योग्य माना तो मैं कौन होता हूं तुम्हें नकारने वाला? तुम मेरे साथ काम करोगे। तनख्वाह और बाकी की शर्तों के लिए कागजी अनुबंध है, कर लें। अभी मैं केस की पैरवी के लिए जा रहा हूं, शाम को दफ्तर आ जाओ, मिलते हैं। धन्यवाद सर। देश पांडे साहब, पटवर्धन साहब तो बाजी मार गए। ये लड़का बहुत तेज है, और फिर मुवक्किलों को क्या पता कि केस जीतने के लिए पटवर्धन भीम का सहारा ले रहे हैं। सच कहूं तो पटवर्धन साहब दिमाग के मामले में आपसे आगे। अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। लेकिन बाबा का चेहरा क्यों बना हुआ है?
राम जी, राम जी, भीम कहाँ है? आ रहा है पीछे से। भैया क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस भीम को और संघर्ष करना पड़ेगा। भीम, क्या हुआ भीम, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भीम, लगे हाथ ये भी बता दो, तुम तो बैरिस्टर के वहाँ हस्ताक्षर करने गए थे ना, मुंह लटका के आ रहे हो, क्यों? मेरी छोटी जात होने के कारण उन लोगों ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ हम सब छोटी जात के हैं, फिर भी मुझे नौकरी ना मिलने पर आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। आई, अब हमारे कलेजे को ठंडक मिली। डलिया अम्मा, तुम ये माला पहना करके भीम का स्वागत करना चाह रही थी ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब तुम मत करो, अब मैं स्वागत करूंगा। अरे दे दो तो। हितेश बाबू, भीम को नीचा दिखाने या उसका मनोबल तोड़ने की आपकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। स्वागत है। ये क्या नाटक कर रहे हैं आप हितेश काका? ये नाटक नहीं है भीम, तुम्हारे आने से पहले डलिया अम्मा कह रही थी कि आज भीम बैरिस्टर के यहाँ नौकरी पा करके हम चाल वालों के लिए उदाहरण बन जाएगा, और फिर ये माला उसी उदाहरण को पहनाई जाने वाली थी, पर ऐसा तो हुआ नहीं, नौकरी तो तुम्हें मिली नहीं। तो अब मेरे हिसाब से ये उदाहरण राम जी को बनाना चाहिए, ताकि इस चाल में कोई भी बाप अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में न सोचे, नहीं तो ऐसे ही उसके बेटे को भी तुम्हारी तरफ नौकरी के लिए भटकना पड़े। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो चाल वालों, आज आप सबको हमारी तरफ से भोज है। पर किस खुशी में? अरे भाई, हमारे दोनों बेटों को नौकरी मिल गई है, एक को फैक्ट्री में, दूसरे को बम्बई नगर पालिका में। बधाई हो। बधाई हो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे कितना पढ़े लिखे हैं आपके दोनों बेटे? क्या आप भी? अरे बड़ा वाला तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और छोटा वाला इसी राम जी के कहने से 2-3 दिन स्कूल गया था, मैंने उसे फिर निकलवा दिया। अरे पढ़ लिख कर क्या करता हा? तुम ना बिल्कुल सही समय पे आया हो। राम जी को देखो, और इसके गले में जो वो माला दिखाई दे रही ना, उसको देखो। ये राम जी ना अपने बेटे भीम को बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज तक उसे नौकरी नहीं मिल पाई। और ये जो इनके गले में हार है ना, इनके दोनों बेटन की नाकामयाबी के कारण है। अपने बच्चों को ना पढ़ा लिखा कर मैं तो इस नाकामयाबी से बच गया। ये ऐसा आपको अभी लग रहा है काका, कुछ सालों बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने गलती करी है। फिर भी हमारे परिवार से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटों को भी, और आपके जश्न में हम सब परिवार आ जाएंगे। भीमराव, तुम बहुत बोलते हो।
इस सब से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। अभी तक इतना तो समझ आ गया है मुझे, हर किसी के खुशी का रंग ढंग स्वाद अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी के दुख का रंग ढंग और स्वाद एक जैसा ही होता है। दुख अपना हो या परायों का, होता वैसा ही है। सर्वम दुखम, संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। पहले दुख को महसूस करो, अपने नहीं परायों की। जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना। मैं अभी आता हूं बाबा।